ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीड यानी बीज के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और मैंने कहा था कि मैं आज आपको जर्मिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी अंकुरण के बारे में बताऊंगा। तो बताओ, पहले सीड का हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम जर्मिनेशन की तरफ चलते हैं। सीड सीड की अगर बात करूं तो कितने टाइप के होते हैं सीड? सीड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक मोनोकोट मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। मोनोकोट का मतलब क्या है? जो सिंगल सीड हो, जैसे जितने भी अनाज है, राइस, व्हीट, है ना, मेज, ठीक है, जितने भी अनाज है वो सारे के सारे किस में आते हैं? मोनोकोट में। और डाइकोट ऐसे बीज जिन्हें दो भागों में आसानी से डिवाइड किया जा सके, जिन्हें दो भागों में आसानी से डिवाइड किया जा सके, जैसे मूंगफली यानी ग्राउंड नट, मूंगफली यानी ग्राउंड नट। और बताओ, जितने भी दलहन है यानी दाल, दाल में आप चाहे चना ले लो, चिकपीस या मटर ले लो, पीस, ठीक है, या मसूर ले लो, ठीक है। जितने भी दलहन है वो सारे की सारे किस में आती हैं? डाई कोट में आती हैं, डाई कोट में आती हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि जो सीड होता है, सीड के दो पोर्शन होते हैं। एक जो बाहर हमें दिखाई देता है और अंदर व्हाइट कलर में होता है। तो बाहर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने अनार का जो सीड दिखाया था, अनार को बनाया था, तो मैंने बताया था कि अनार का वो हिस्सा जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेस्टा कहते हैं, है ना। खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। और बीच में जो रहता है उसे, जैसे ये बाहर क्या है? ये है टेस्टा, और बीच में जो रहता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये भी बताया था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने चना का एग्जाम्पल लिया था, चना, जैसे चना है, चना है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये चना है। तो इस चने के बाहर एक खोल लगी रहती है। जब आप चना भिगोते हो तो चने के बाहर की खोल फूल जाती है ना। ये जो खोल रहती है वो फूल जाती है, यानी आउटर कवर को हम क्या कहते हैं? आउटर कवर को हम क्या कहते हैं? सीड कोट, है ना, सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट। अच्छा, इसका जहां से पानी एंट्री मारता है चने के अंदर उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोपाइल्स। छेद को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल्स, माइक्रोपाइल्स, माइक्रोपाइल्स। इतना क्लियर था ना? ओके। अब मैंने बताया था कि इस माइक्रोपाइल्स के जरिए जब पानी अंदर चला जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है, तब धीरे 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 इसमें से अंकुरण निकलता है, यानी ये सीड जागने लगता है। और उसी जागने की क्रिया को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी, चाहे वो मूंग का दाल हो या फिर मसूर का दाल हो, मसूर का दाल हो या चना हो, मटर हो, किसी भी पल्सेस को, किसी भी दाल को अगर आप भिगा कर रख देते हो तो कुछ वक्त के बाद उसमें से ये जर्मिनेट होने लगता है, यानी ये जो रूट है, सूट है, ये क्या होता है? वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। अगर इसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे 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 ये किसका रूप ले लेगा? यही पेड़ का रूप ले लेगा, मतलब पौधा बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। तो समझते हैं इस जर्मिनेशन, इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? अंकुरण, अंकुरण। तो जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है और कौन सा हार्मोन होता है जो इस जर्मिनेशन में हेल्प करता है? तो सबसे पहले अगर हम हार्मोन की बात करें, हार्मोन इस पे दिखाई दे रहा है? चलो अच्छा, दूसरा ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा? हार्मोन की। हार्मोन,
कि कौन सा हार्मोन है जो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, तो गिबरेलिन। कौन सा हार्मोन? गिबरेलिन। गिब्रेलिन। गिबरेलिन हार्मोन है जो पौधों के जर्मिनेशन में, सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, तो पूछेगा कि जर्मिनेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन गिबरेलिन, जर्मिनेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन गिबरेलिन। अच्छा, अब इस जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि किस कंडीशन में सीड को रखा जाए कि वो जर्मिनेट हो सके, अंकुरित हो सके, तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आप चना को 4 दिन तक पानी में ही भिगोकर छोड़ दो, क्या वो जर्मिनेट होगा? नहीं, वो जर्मिनेट नहीं होगा। पहली चीज होती है कि किसी भी सीड को, किसी भी बीज को आप पानी में सोक कर दो। सोक करने का मतलब भिगा दो। वो अच्छी तरीके से पानी को जब पी ले फिर उसे निकाल दो। यानी पहली रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वाटर की। अब उसे निकाल करके ऐसी जगह पे रखो जहां पर न बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंडी हो। जैसे आपका किचन वाला एरिया, वहां पर क्या रहेगा? मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर यानी नमी, नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बाउल में अगर उन्होंने चना भिगो दिया है तो चना को निकालने के बाद इसके ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं भिगा करके। इसके ऊपर से भिगा करके क्या डाल देंगे? कपड़ा डाल देंगे। तो कपड़े में नमी रहेगी और आसपास हवा चलती रहेगी, हवा चलती रहेगी। अब ये हवा जब इस नमी से टकराएगी तो उस हवा में भी पानी घुल जाएगा, यानी इसके पूरे सराउंडिंग में हमें मॉइस्चर देखने को मिलेगा, मॉइस्चर देखने को मिलेगा। यानी मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए हवा की जरूरत होती है। एयर, 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 ठीक है, एयर। और ये जो एयर है ये इस भी कपड़े में से मॉइस्चर को बाहर कैसे निकालेगी? जब तक यहाँ पर कुछ न कुछ टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये एयर हवा ये पानी को ऊपर नहीं निकाल सकती है ना? तो यहाँ पर जरूरत होती है चौथी चीज, थोड़ी सी टेम्परेचर। थोड़ी सी टेम्परेचर, बहुत अधिक अमाउंट में टेम्परेचर नहीं। जैसे घर का जो रूम टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उतना टेम्परेचर इसे चाहिए रहेगा। अगर आप जो आपका सीड है चाहे चना है उसे भिगो करके आपने निकाल दिया है, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से उसको सोक कर दिया पानी में। उसके बाद आपने उसे जिस प्लेट में निकाला है उस प्लेट को उठा करके अगर आप कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में। और फ्रिज कंटिन्यूअस चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि उसमें से ये जर्मिनेशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज में आपने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, पानी तो दे दी, उसको पिला दिया पानी अच्छे से। उसके बाद फ्रिज में आपको मॉइस्चर तो मिलेगा, हवा भी मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर एक कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। हो सकता है कि आपका फ्रीजर एकदम जमा के रख दे। तो जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा तब तब ये जर्मिनेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जर्मिनेट करने के लिए यानी अंकुरित करने के लिए उसे आपको बाहर रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। कितना समझ में आया? किसी भी सीड यानी बीज के अंकुरण के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी किसकी? एक वाटर, दूसरा उसके साथ नमी, तीसरा एयर और चौथा टेम्परेचर। अब देखो, वाटर होगा तो वो सोख करके भरपूर पानी पी लेगा। फिर मॉइस्चर रहेगा तो उसे निकलने में यानी उसका जो जर्मिनेशन है, वो जर्मिनेट, उसका जो सूट है बाहर निकल के जो प्लांट बनेगा बाद में, वो उसमें हेल्प करेगा। और एयर, एयर रहेगा तो उसे सूखने नहीं देगा पूरी तरीके से, एयर चलता रहेगा, फ्रेशनेस बनी रहेगी। ठीक है, फ्रेशनेस बनी रहेगी। और टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर भी उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा, टेम्परेचर भी उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। अच्छा, जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता है? देखो, जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता कौन सी चीज? नॉट रिक्वायर्ड। जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती है? ठीक है, ये हमने क्या देखा, ये जो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि पानी चाहिए, नमी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए, लेकिन जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या आप जब अपने चना को भिगोते हो तो उसे
जमीन में रखते हो, सॉइल में रखते हो? नहीं। मतलब जर्मिनेशन के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है। क्या आप उसमें खाद डालते हो? फर्टिलाइजर। क्या उसमें खाद डालते हो? नहीं। यानी खाद की जरूरत नहीं है। क्या उसे आप धूप में निकालते हो? सनरेज। नहीं। यानी 3 चीजें, मिट्टी, खाद और धूप, इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं, ऐसे सब्जियां हैं जिनका जर्मिनेशन हम बाहर नहीं कर सकते हैं। यानी हमें उन्हें जर्मिनेट करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन्हें मिट्टी भी लगेगी, उन्हें खाद भी लगेगा और उन्हें सनरेज की भी जरूरत होगी। तो ऐसे कौन सी सब्जियां हैं? ऐसे 3 सब्जियों के नाम याद रखना। एक टमाटर, टमाटर यानी टोमेटो, दूसरा मिर्च और तीसरा बैगन यानी ब्रिंजल। ठीक है? टोमेटो, चिली, ब्रिंजल। ठीक है? टोमेटो, चिली और ब्रिंजल, ये 3 सब्जियों के जो सीड होते हैं, इनको अगर आपको जर्मिनेट करना है तो आपको उन्हें सॉइल में लगाना पड़ेगा, उन पर खाद डालनी होगी और उन पर सन रेज भी पड़ना चाहिए, तभी जाकर के ये जर्मिनेट होंगे। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि जो लोग गांव में, जैसे मान लीजिए कि खेत है, क्या खेत है, अब खेत में अगर आपने टमाटर के बीज बोने हैं, ठीक है, टमाटर के बीज आपको बोने हैं, मिट्टी है, तो जैसे ही आप टमाटर के बीज बोओगे तो पहले तो भैया इस खेत को पानी से भर दोगे, पानी भरने के बाद वो सूख जाएगा तो उसको जोत दोगे, है ना? जोतना, जोत दोगे, जोत दोगे तो इसमें नमी रहेगी। अब ये नमी पूरी तरीके से उड़ न जाए, इसके लिए भी लोग इंतजाम करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जोतने के बाद इसमें जो सीड रहेगा, मैं व्हाइट कलर से सीड बना देता हूँ, सीड को बो देंगे। ठीक है? सीड को बो देंगे। अब सीड को बो देंगे तो मैंने बताया कि इस सीड को क्या चाहिए, नमी चाहिए, तो नमी मिल गई है, हमने पानी भर दिया है। अब इस सीड को चाहिए खाद। तो लोग क्या करते हैं, गांव में जब लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो जो लकड़ी लगाते हैं, उस लकड़ी से राख निकलती है, उस राख को क्या करते हैं, इस पर छिड़क देते हैं। वो राख क्या करती है, खाद का काम करती है। राख क्या करती है, खाद का काम करती है, खाद का काम करती है। उसके बाद इस पर धूप डायरेक्ट न पड़े, और जब धूप पड़े भी तो पूरा पानी सूख न जाए, इसके लिए इस पर पुआला डाल देते हैं। पुआला क्या होता है, ऐसे ऐसे उस पर किसी चीज से ढक देंगे, या तो पुआले से ढक देंगे या तो प्लास्टिक से ढक देंगे। पुआला समझते हो? जैसे जब ये धान होता है, धान, धान यानी राइस, तो राइस जिस पेड़ में होता है, राइस को तो पीट के निकाल लिया जाता है। पीट कर निकालने के बाद जो इसका एक टुकड़ा बच जाता है ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं, पुआला कहते हैं। ठीक है? पुआला। अरे जो गाय भैंस को सूखा खिलाते भी है, गट्ठल के टाइप में आप देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े गट्ठल बंधे रहते हैं गाय भैंसों के लिए, पुआले का। ठीक है? तो इस पर पुआला डाल देते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर के इस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, ताकि क्या बरकरार रहे, नमी बरकरार रहे। तो अगर पूछेगा कि बताओ ऐसे कौन से सीड हैं जिनको सॉइल, फर्टिलाइजर और सनरेज दोनों की जरूरत पड़ती है, तो कौन कौन से हैं? वो है बैगन, मरचा, मिर्चा और टमाटर। बैगन, मिर्चा और टमाटर, मतलब उन्हें इन वाटर, मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर के साथ साथ सॉइल, फर्टिलाइजर और सनरेज की भी जरूरत पड़ती है। सनरेज की भी जरूरत पड़ती है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहली चीज तो पानी, दूसरा हवा, तीसरा टेम्परेचर और चौथा मॉइस्चर। और कौन से ऐसे सीड हैं जिन्हें इसके साथ साथ सॉइल, फर्टिलाइजर और सनरेज की जरूरत है? तो बैगन, मिर्चा, टमाटर। ठीक है? बैगन, मिर्चा और टमाटर। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग पौधों को के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। देखो, न्यूट्रिशन हिंदी में क्या कहते हैं? पोषक
तत्व, ठीक है, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। जैसे हम इंसान होते हैं तो हमें भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हमने जूलॉजी में पूरे के पूरे न्यूट्रिशन पढ़े थे, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, फैट पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स पढ़े थे, है कि नहीं? सारा चीज पढ़ने के बाद फिर हमने उसकी कमी से होने वाले रोग भी पढ़े थे। तो वैसे ही पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को भी तो पोषक तत्व न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती होगी जरूर। तो पेड़ पौधों को जिन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो दो टाइप के होते हैं। देखो, एक जो थोड़े से ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, मैक्रो न्यूट्रिशन। और जिनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो यानी कम अमाउंट में रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के? दो, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। देखो, ये जो मैक्रो है, मैक्रो में आपको 9 याद रखने हैं, 9 न्यूट्रिशन के नाम याद रखने हैं। और माइक्रो में आपको जो है 8। आपको कितने याद रखने हैं? 8, ठीक है, 8 8। मैक्रो के मैं ट्रिक बताता हूं, मैक्रो का ट्रिक। देखो कौन कौन सी चीजें हैं। ट्रिक है चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, ठीक है, चॉपकिंस, 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 कैल्शियम और मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है इसका, मैक्रो का। अब इसमें देखो, सी से क्या है? सी से है कार्बन। सबसे अधिक अमाउंट में अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है पेड़ पौधों को तो होती है कार्बन की, ठीक है, कार्बन की। तो कहेगा कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कौन सा है? कार्बन। कार्बन के बाद H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडीन। अब याद रखना, मैक्सिमम जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आई से इग्नोर करो, आई से इग्नोर करो। बहुत ही कम ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको आयोडीन यानी नमक की जरूरत होती है। अच्छा बताओ, ऐसे कौन से पेड़ पौधे होंगे जिन्हें नमक की जरूरत पड़ती होगी? तो ऐसे पेड़ पौधे जो भारत के कोस्टल एरिया में पाए जाते होंगे, है ना, भारत के कोस्टल एरिया में, यानी मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों के तटीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते होंगे, तो समुन्दर के तट पर जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों को हम कहते हैं मैंग्रोव। क्या कहते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स। और आप देखोगे कि इन समुद्र तटीय क्षेत्रों में आपको आपको मसाले, स्पाइसेस, स्पाइसेस, आपको बनाना, आपको कोकोनट, ये सारे जो पेड़ हैं आपको दिख जाएंगे, ठीक है। देखो, मैंग्रोव क्या होते हैं? छोटे छोटे झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां जो समुद्र के किनारे पाई जाती है उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। वो जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वैसे ही उन छोटी छोटी झाड़ियों का नाम मैंग्रोव होता है। वो समुद्र के किनारे पाई जाती है, एकदम जहां पर बहुत पानी इकट्ठा होता है, दलदली टाइप एरिया होता है, ठीक है, मार्सी लैंड होता है पूरी तरीके से। तो ये ज्योग्राफी में मैंने इंडियन मैप में बहुत अच्छे तरीके से दिखा करके आपको इमेज दिखा करके बताया है। याद रखना, आयोडीन सिर्फ समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधों को ही चाहिए रहता है। उसमें से आप कोकोनट याद रखो, बनाना याद रखो, मैंग्रोव याद रखो, और मसालों के कुछ, मसालों के नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 याद रखना कि आयोडीन की जरूरत कोकोनट यानी नारियल, बनाना यानी केला, और मैंग्रोव यानी मैंग्रोव। उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंग्रोव ही कहते हैं, ठीक है। इनको रिक्वायर्ड होती है। बाकी जो मेजर, चाहे हमारे कोई फल हो गई, सब्जी हो गई, ठीक है, उन्हें आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आई से क्या करना है? इग्नोर करो, आई से इग्नोर करो, आई से इग्नोर करो, आई से इग्नोर करो। उसके बाद आप देखोगे आई के बाद ये क्या है उसके इधर? एन। एन से
N से नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, और S से सल्फर, C यानी कैल्शियम, और M से मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। बताओ मैक्रो न्यूट्रिशन का ट्रिक क्या है? चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडीन। क्या आयोडीन की जरूरत होती है? नहीं होती है, आयोडीन। N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर, Ca फॉर कैल्शियम, और Ma फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। सबसे अधिक रिक्वायरमेंट किसका होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम बोलो, कार्बन का। सबसे अधिक रिक्वायरमेंट कार्बन का। तो अगर आप इसमें काउंट करोगे आयोडीन को छोड़ के, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम फॉस्फोरस 4, पोटेशियम 5, नाइट्रोजन 6, सल्फर 7, कैल्शियम 8 और मैग्नीशियम 9। तो मैक्रो में टोटल 9 न्यूट्रिशन के नाम आपको याद रखने हैं। अब आते हैं माइक्रो पर। इस पर माइक्रो न्यूट्रिशन यानी जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इसमें टोटल कितने रहेंगे? 8 8 8 8। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका भी एक ट्रिक है, इसका ट्रिक समझो। इसका ट्रिक है मन को जीत कल मत बोल फनी। ठीक है, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं। मन को जीत कल मत बोल फनी। ठीक है, मन को जीत कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी। मन से होता है Mn यानी मैग्नीज। ठीक है, Mn यानी मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। को यानी CO, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। जी यानी जिंक, Zn यानी जिंक। ठीक है, जिंक। और कल मतलब Cl यानी क्लोरीन। मत यानी MO, मोलबिडिनियम। क्या होता है? मोलबिडेनियम। ठीक है, मोलबिडेनम। PO से बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। फ से Fe, आयरन। और Ni निकेल। निकल नहीं जी, निकेल। ठीक है, निकल। तो इतनी चीजें हैं। कौन कौन सी? 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन से न्यूट्रिशन है? माइक्रो न्यूट्रिशन। लेकिन कहेगा इस माइक्रो न्यूट्रिशन में भी सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी होती है? तो सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी होती है? आयरन की। ठीक है, सबसे कम रिक्वायरमेंट आयरन की होती है। तो बताओ माइक्रो न्यूट्रिशन के ट्रिक बता दो फटाफट। माइक्रो न्यूट्रिशन के ट्रिक क्या है? मन को जीत कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी। मन से मैग्नीज, को से कोबाल्ट, जी से जिंक, क से क्लोरीन, म से मोलबिडिनम,
बो से बोरॉन, फ से Fe यानी आयरन, नी से निकल, नी से निकल, नी से निकल, ठीक है, नी से निकल। अब देखो, जैसे हमने जूलॉजी में पहले न्यूट्रिशन पढ़े, फिर न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले रोग पढ़े, वैसे ही हम यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन की कमी से जो डिजीज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं थोड़े बहुत चीजों के बारे में यहाँ पर आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन डिटेल स्टडी हम इनके जब डिजीज को पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो पहले ये ट्रिक याद करो आप, मैक्रो, मैक्रो का ट्रिक क्या है बताओ फटाफट। मैक्रो का ट्रिक क्या है मैक्रो न्यूट्रिशन का? जॉपकिंस, जॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताओ इसमें सबसे अधिक रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कार्बन की, सबसे अधिक रिक्वायरमेंट कार्बन की। और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है आयोडीन की, आयोडीन की, आयोडीन की, ठीक है, आयोडीन की। क्या क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार बताया कि ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से जो आलू होता है वो काला हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू क्या हो जाता है? काला हो जाता है। जो फास्फोरस है ये फूलों को खिलाने में मदद करता है, यानी फूल खिलते हैं ना, फूल को खिलने में हेल्प करता है फास्फोरस, फास्फोरस। पोटेशियम जो रहता है वो पेड़ पौधे की रक्षा करता है, क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे कि जो यूरिया वगैरह हो गया। हमारे भारत के अगर खेतों की बात किया जाए तो भारत के खेतों में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की कमी होती है। इसलिए हम इन जो फर्टिलाइजर्स है ना, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, पोटेशियम के लिए पोटाश डालते हैं, फास्फोरस के लिए डाई वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने जमीन में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है उसकी कमी को पूरा कर सके, ठीक है, उसकी कमी को पूरा कर सके। तो अभी इतना समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद आप अगर देखोगे, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आरएनए और डीएनए, जो पेड़ों का आरएनए डीएनए होता है उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज ये क्लोरोफिल में हेल्प करता है। इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो उसमें क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीज। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैंगनीज। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर मैक्रो का याद हो गया तो माइक्रो का बताओ। माइक्रो न्यूट्रिशन का ट्रिक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन का ट्रिक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन का ट्रिक है, क्या है? मन को जीत, यानी MN, मन को जीत, कल मत बोल फनी, ठीक है, मन को जीत कल मत बोल फनी, यानी ये क्या है? MN क्या है? MN है मैग्नीज, मैग्नीज। और ये Mg है, Mg क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। MN क्या है? मैग्नीज, Mg मैग्नीशियम, कंफ्यूज मत होना। Mg मैग्नीशियम और MN मैग्नीज, मैग्नीज। CO से कोबाल्ट, कोबाल्ट। Zn जिंक, जिंक। Cl क्लोरीन, क्लोरीन। MO मोलबिडिनम, मोलबिडिनम क्या करता है? जैसे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है ना, यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है, तो इस नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट में, इसमें नाइट्रेट में, जो पेड़ पौधों के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम होता है मोलबिडेनम का, ठीक है, मोलबिडेनम का। उसके बाद बी से, यानी बी से बोरॉन, बी से बोरॉन, बी से बोरॉन। Fe आयरन। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी होती है? लेस रिक्वायरमेंट, लेस रिक्वायरमेंट। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी होती है? आयरन की। सबसे कम रिक्वायरमेंट आयरन की। Ni फॉर निकेल, Ni फॉर निकेल, निकेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं?
बहुत बहुत ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कौन से सीड हैं जिनमें इन 4 चीजों के अलावा 3 और चीजें जरूरी होती हैं, जैसे सॉइल, फर्टिलाइजर, सनरेज, उन्हें याद रखना है। उसके बाद इन पेड़ों को या इन सीड्स को जब हम जमीन में बोते हैं, जर्मिनेशन होता है, तो उसके बाद हमें कौन से न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब आगे चलकर जब हम थोड़ी सी एग्रीकल्चर के फील्ड में घुसेंगे तो हम देखेंगे कि हालांकि ये चीजें तो ज्योग्राफी का पार्ट है, देखेंगे यहाँ पर अगर पढ़ना रहेगा तो टॉपिक में रहेगा तो हम पढ़ेंगे कि भाई जब हम बीज को पहली बार बोते हैं तब हमें जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो होता है, वो कितना इस्तेमाल करते हैं, 1:2:1। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तब कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।